Welcome back to the second part of our lesson 2 of SS, First World War and Russian Revolution. Here today, very much in brief, or you can say in a nutshell, let me tell you what we did in the previous lecture. तो एक तुम कनेक्ट हो जाओगे आज के सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर से. इट विल बिकम ईजी फॉर यू. नाउ दी यर्निंग मतलब जो एक ईगरनेस थी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ की. अब ये उनकी बहुत बड़ी यर्निंग क्या थी कि अपना रूल एक्सपांड करें. एशिया और अफ्रीका बहुत अच्छी जगह थी उनके लिए रूल एक्सपांड करने की, क्योंकि यहीं से रॉ मटेरियल मिलने लगे थे उनको. And they started ruling also and destroying also at the same time. तो एक्सप्लॉइट करने लगे एशिया और अफ्रीका को. लेकिन इसमें एक रेस लग गई फिर वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच. मतलब कि सारे यूरोपियन कंट्रीज़, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, उनकी ग्रीड ने एशिया और अफ्रीका को इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली डिस्ट्रॉय कर दिया. और फिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रिवॉल्यूशन एंड मैनी अदर सच इवेंट्स टुक प्लेस. अब वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ ने ऐसी रेस लगाई कि अपनी ग्रीड में वो अपनी नेबरिंग कंट्री को भी नहीं छोड़ रहे थे. वो अपनी नेबरिंग कंट्री जो खुद एक वेस्ट यूरोपियन नेशन था उसे डिस्ट्रॉय करने लगे. तो स्पेन, फ्रांस और like you can say many such European countries ने अपने ही नेबर्स को कैप्चर कर लिया. Portuguese for example came directly under the rule of Spanish king because of blood relation, and similarly Italy, Japan वो बन गए शिकार फ्रांस और ऑस्ट्रिया के लालच की वजह से. तो वो आ गए, इटाली और जर्मन आ गए फ्रांस और ऑस्ट्रिया के हाथ में. तो ऐसे कंपटीशन रेस चलती गई. इट वेंट ऑन. फिर इसकी जो स्पीड इतनी बढ़ गई ये कंपटीशन की कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो होना ही था. तो सबसे पहले वो एशिया में उन्होंने एंट्री ले ली. अब वहाँ पे इंग्लैंड ने अपना रूल जमा लिया, इंडिया, म्यांमार, बहुत सारी कंट्रीज़ में. बट फिर उनकी एंट्री हुई चाइना में, और यहाँ पे उन्होंने बताया कि हम ट्रेड करेंगे ओपियम का. चाइनीज़ रूलर ने हाँ कह दिया. बाद में चाइना की गवर्नमेंट को पता चला दैट ओपियम का एक बहुत ही गलत यूज़ हो रहा था बाय ब्रिटिशर्स. तो उन्होंने ट्रेडिंग से मना कर दिया. अब बिना ओपियम के इंग्लैंड का प्रॉफिट रुक जाता. तो उन्होंने एक वॉर की. अब इस वॉर को हम बहुत फेमस नाम से जानते हैं हिस्ट्री में, दैट इज ओपियम वॉर्स. 2 वॉर हुई थी ओपियम वॉर. अब हुआ ये कि इसमें चाइना लॉस द वॉर और 5 बड़े पोर्ट चाइना के इंग्लैंड के हाथ में आ गए. अब यहीं से वो ट्रेड करने लगे ओपियम का. अब जैसे ही पूरे बाकी की कंट्रीज़ को पता चला कि चाइना तो वीक होने लगी है, तो उसका एडवांटेज ले लिया जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, अमेरिका. और फिर इन सब का ध्यान एकदम से गया वेस्ट एशियन एरिया में, उसके डेजर्ट रीजन पे, जहाँ पे बहुत सारे ऑयल रिसोर्सेज थे. तो नेचुरली इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया, अमेरिका, उन्होंने अपनी ऑयल कंपनीज ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरेबिया और बहरीन में एस्टैब्लिश कर ली. किस वजह से? अपनी ग्रीड को फुलफिल करने. अब अफ्रीका में भी इसी तरह से उनकी एंट्री हो गई और अफ्रीका को अलग अलग हिस्सों में उन्होंने डिवाइड कर लिया था, क्योंकि कंपटीशन अफ्रीका में इन वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ की ऐसी लगी थी कि एक के बाद एक यूरोपियन नेशन अंदर एंट्री ले रहा था. कोई अफ्रीका का ईस्ट पार्ट ले रहा था, तो कोई नॉर्थ, कोई वेस्ट, कोई मिड. लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने सोचा कि चलो एक कॉन्फ्रेंस ही रखते हैं ताकि हम अफ्रीका को अपने मीटिंग में अच्छे से डिवाइड कर लें. तो हुई बर्लिन में एक कॉन्फ्रेंस इस वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ की. कंपटीशन चल ही रही थी, उसके बीचों बीच ये डिसीजन लिया गया. डिफरेंट अफ्रीकन टेरिटरीज़ को डिवाइड कर लिया उन्होंने.
So this is how Africa also came under their rule. फिर we also saw कि एक बाजू ग्रीडी यूरोपियन कंट्रीज एंड एशिया और अफ्रीका को कैप्चर करने में लगी थी, उसी समय इटली और जापान में पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो चुका था। और फिर क्या हुआ, नेचुरली यूनिफाइड जर्मनी भी कूद पड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन और कॉलोनाइजेशन में। फिर तो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही स्पीडी चेंज आने लगा। बहुत सारी वीक कंट्रीज बट रिच इन रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्स में जो रिच थी वो एक्सप्लॉइट होने लगी। और दिस लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यू कैन से इट वॉज वन ऑफ द रीजन। एंड देन वी सॉ फ्यू ऑफ द फैक्टर्स ऑल्सो दैट लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट। अभी सबसे बड़ा एक रीजन क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक तो पहले बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था, अनफॉरगेटेबल इवेंट्स थे इसके मॉडर्न वर्ल्ड में, और बहुत सारे रीजंस थे इसके लिए। तो ये स्टार्ट हुआ 1 अगस्त 1914, जहाँ पे जर्मनी ने ऑलरेडी फ्रांस को डिफीट किया था सेडान वॉर में। एंड फ्रांस के पास ज़बरदस्ती एक फ्रैंकफर्ट ट्रीटी उन्होंने साइन करवाई थी। अब किसने साइन करवाई? जर्मनी ने, जो जीती थी सेडान वॉर। अब इसमें हुआ ये कि जर्मनी ने उस ट्रीटी में, एग्रीमेंट में जो साइन करवाया था, फ्रांस के पास ह्यूज अमाउंट मांग लिया फाइन में, प्लस उनके 2 बड़े रीजन उन्होंने ले लिए, लाइक लॉरेंस एंड एप्सस। फ्रांस का तो ये ह्यूमिलिएशन हो गया, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। दस फ्रैंकफर्ट ट्रीटी वॉज वन ऑफ द रीजन। अब जैसे ही ये फ्रैंकफर्ट ट्रीटी साइन हुई, फ्रांस ये ह्यूमिलिएशन, ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो वो ही रीज़न बना फ्यूचर वॉर का, राइट। तो हमने ये 2 फैक्टर्स किए थे यहाँ पे लास्ट लेक्चर में, दैट इज इकोनॉमिक फैक्टर और एक मिलिट्रिज्म। अब इकोनॉमिक फैक्टर में क्या किया था हमने कि इंग्लैंड had already established his vast empire in Asia and Africa at the end of 1890s, 1891, 1898 it could be। तो 19th सेंचुरी मतलब कि 1800 to 1899, तो इंग्लैंड ने तब तक एशिया और अफ्रीका में अपना पैर जमा लिया था, मतलब कि होल्ड कर लिया था उसे। इट एक्सप्लॉइटेड उसकी रिच कॉलोनीज को और खुद रिच बनने लगे, मतलब एशिया अफ्रीका डिस्ट्रॉय हो रहा था इकोनॉमिकली, खुद इंग्लैंड पैसे वाला बनता जा रहा था। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्विफ्ट कॉलोनाइजेशन, यूरोप के पास तो ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल उनको ज़रूरत तो पड़ती ही थी, क्योंकि यूरोप में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होने लगी थी, तो उनको चाहिए था रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल सस्ता कहाँ से उठाया? एशिया और अफ्रीका से। नाउ जर्मनी ऑल्सो स्टार्टेड इन दिस कॉम्पिटिशन लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉलोनाइजेशन। तो जर्मनी भी कूद पड़ी इस कॉम्पिटिशन में, और उन्होंने भी एशिया और अफ्रीका के मार्केट अपने हाथ में ले लिए। मतलब कि जर्मनी भी अपने प्रोडक्ट बेचने आ रही थी एशिया और अफ्रीका में, यहाँ पे ऑलरेडी इंग्लैंड तो हाजिर था ही। अब जर्मनी के प्रोडक्ट सस्ते थे, तो नेचुरली तुम 2 शॉप देखते हो मार्केट में जहाँ पे तुम शॉपिंग करने जा रहे हो। अब दोनों शॉप सेम चीज़ें बेच रही है, लेकिन तुम एक बार तो देख ही लोगो कि 2 शॉप, चलो प्राइस चेकआउट कर लेते हैं। नेचुरली अगर सेम चीज़ें मिल रही हैं और जो शॉप थोड़ा सा भी अगर सस्ता बेचने निकले, तो तुम वहीं पे जाके तुम शॉपिंग करोगे अपनी। वैसे हुआ विद जर्मनी एंड इंग्लैंड। इंग्लैंड का सामान भी बिक रहा था एशिया और अफ्रीका में, लेकिन महंगा। जर्मनी ने सस्ते में बेचना स्टार्ट किया एशिया और अफ्रीका में वही प्रोडक्ट बना के, तो इंग्लैंड की मार्केट टूट गई और फ्रांस की भी मार्केट टूटने लगी। एंड thus there was big economic competition between Germany and England. अब मिलिट्री फोर्स का क्या हुआ यहाँ पे? मिलिट्रिज्म। अब मिलिट्री फोर्स तो ज़रूरी थी अगर इस कंपटीशन में, इकोनॉमिक कंपटीशन में खड़ा रहना था अगेंस्ट यूरोप।
तो यू कुड सी नॉट ओनली अगेंस्ट यूरोप, लेकिन यूरोपियन नेशन सारे एक दूसरे से compete कर रहे थे। तो अगर इस कंपटीशन में आगे रहना था तो वेपन्स तो ज़रूरी थे। तो अब सबने एक तो अपनी मिलिट्री फोर्स स्ट्रॉन्ग करने में लग गए, प्लस वेपन्स का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। और जर्मनी में तो ये हुआ, और इटाली और जापान में, ये 3 कंट्रीज़ में, कि प्रोडक्शन तो बढ़ा है वेपन्स का अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। ये रीज़न दिया था उन्होंने वर्ल्ड में कि हम सेल्फ डिफेंस के लिए प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं वेपन्स का, लेकिन साथ साथ उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी बना दी थी। तो एक बहुत ही नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होने लगा था, और नेचुरली वॉर तो होनी ही थी ऐसी कंडीशन में। सो नाउ लेट्स मूव अहेड टू आवर सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। लेकिन उसमें ये थर्ड पॉइंट, तो ग्रुपिज्म, ये पूरा होगा तुम्हारा 1, 2, 3, 4 जो हम अभी लर्न कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो होगा तुम्हारा डिटेल आंसर। सो ग्रुपिज्म मतलब एक सीक्रेट एग्रीमेंट बनने लगे। मतलब कि सपोज दैट 4 ग्रुप बना दो तुम्हारे क्लास में, राइट, 5-5 के। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो एक ग्रुप है, चलो हम 3 ग्रुप ले लेते हैं, इट वुड बी ईजी फॉर यू। अब ये 3 ग्रुप में कोई 2-3 बच्चे तो ऐसे होंगे जो सभी के साथ फ्रेंडशिप रख रहे हैं। दे आर, सपोज मिस्टर ए इज इन ग्रुप 1, लेकिन उसकी दोस्ती 2 और 3 के ग्रुप से भी है। अब 2 का एक मेंबर है, वो 1 और 3 से भी दोस्ती है उसकी, और 3 का एक ऐसा मेंबर है जो 1 और 2 के साथ फ्रेंडशिप है उसकी। मतलब कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं थोड़े बहुत मेंबर्स एक दूसरे ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे सीक्रेट ट्रीटीज बन रही थी। ग्रुपिज्म एंड सीक्रेट एग्रीमेंट प्लेड अ ग्रेट रोल इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। Now the world was divided into 2 parts before First World War. On one side, there was Germany, Austria, Hungary, Bulgaria, Turkey. Second hand, there was England, France, Russia, Japan. अब यहाँ पे आया क्या? Feeling of jealousy. When I am in classroom with my face-to-face live lectures with my students in this many years, this chapter had always been very much interesting for me, क्योंकि यहाँ पे एक face-to-face somewhere I had provided them some examples. So yes, here too we have made a point to come face-to-face, like you can see my face over here. तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल जो मैं हर बार देती रहती हूँ, योर टू टुडे, कि ह्यूमन बीइंग की बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, थोड़ी बहुत अच्छी, थोड़ी नेगेटिव। अब यहाँ पे नेचुरली जब वॉर होती है तो नेगेटिव क्वालिटीज़ जो भर भर के होती है हम में, वो बाहर आ जाती है, तभी तो होगा वॉर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ यू, मी टू, there are some negative qualities that you can see over here written. Jealousy. तो हम कहेंगे चलो भाई हम we don't have jealousy. Enmity. ना भाई कोई हमारा एनिमी नहीं है. Distrust. हाँ, डाउट, ये हम कर लेते हैं। डाउट ये नहीं कि जब तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हें कोई डाउट है और तुम मुझसे या अपने मैथ साइंस को के टीचर से पूछ रहे हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। डाउट, आई डाउट यू, राइट। तो मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है या तुम्हें मुझ पे नहीं है, दैट इज कॉल्ड मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट। तो हम कहते हैं चलो भाई जेलेसी नहीं है हम में, एनिमिटी नहीं है, लेकिन डाउट्स कभी आ जाते हैं एक दूसरे पे, हम ट्रस्ट नहीं करते एक दूसरे को। फिर फियर, डर तो लगा ही रहता है। हेट्रेड, मे बी। सो सम डेज ऑफ दिस नेगेटिव क्वालिटीज एज ह्यूमन बीइंग वी डू हैव, दो नॉट ऑल। अब
ये फीलिंग जो आई, दैट वॉज क्रिएटेड बिटवीन द ग्रुप्स. हर एक ग्रुप में ये नेगेटिव क्वालिटीज तो थी. दिस ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल लीडिंग टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. अब देखो, मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, या मैं तुम्हें हेट करती हूँ, या तुम मुझे हेट करते हो, तुम मुझसे डरते हो. डरते तो नहीं हो, दैट आई नो. तो चलो, तुम मुझे हेट करते हो, नहीं वो भी नहीं. यहाँ पे कोई ये जो नेगेटिव क्वालिटीज है, दैट डजंट मैच विथ यू एंड मी. बट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल दैट वन पर्सन इज अंडर द फियर ऑफ द अदर. या एक आदमी दूसरे को हेट कर रहा है, तो लड़ाई तो होनी है कहीं ना कहीं, आज नहीं तो कल. और यही हुआ वर्ल्ड में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. राइट नाउ वी मूव ऑन टू दिस फियर्स नेशनलिज्म. अब देखो, हम हमारी कंट्री से प्यार करते हैं, ओके, दैट इज गुड. नेशनलिस्टिक फीलिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड. ये एक अच्छी फीलिंग है, अपने देश को प्यार करना. बट अगर किसी कंट्री की गवर्नमेंट अपने लोगों में एक ज़बरदस्ती ऐसी फीलिंग डाल दे कि लव योर कंट्री, डाई फॉर योर कंट्री, बट अगर एक नेगेटिव क्वालिटी भी साथ साथ डाल दे कि वी आर द बेस्ट, वी कांट सी अदर कंट्रीज एग्जिस्टिंग एज अ रूलिंग पार्टी, तो ये जेलसी, कंपटीशन, हेट्रेड, ग्रीड, ये सब कंट्री की गवर्नमेंट ने अपने लोगों के दिमाग में डालना शुरू कर दिया. तो लेट्स सी व्हाट डज इट टेल यू. द इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम एंड ग्रीस एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, दिस वर द रिजल्ट ऑफ नेशनलिज्म. अब ये हमने आगे देख लिया था, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, इसीलिए वो भी कूद पड़े थे कंपटीशन में. और कैसे जर्मनी अपने प्रोडक्ट लेके एशिया और अफ्रीका में सस्ते में बेचने गई, और फिर जर्मनी और फ्रांस में लड़ाई भी हुई थी. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स थे. तो जर्मनी और इटली एक हो, मतलब उनकी यूनिफिकेशन हो गई थी अपनी कंट्री में. फिर बेल्जियम और ग्रीस को फ्रीडम मिली थी. ये सबसे बड़ा रीज़न था नेशनलिज्म का. बट लेटर द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म took an extreme and narrow form in Europe. मतलब देखो, बेल्जियम और ग्रीस अगर इंडिपेंडेंट हुई तो क्यों? क्योंकि वो अपनी कंट्री को प्यार करते थे, एक नेशनलिस्टिक फीलिंग थी उनमें. जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन हुआ, रिजल्ट ऑफ नेशनलिज्म. मतलब वहाँ पे भी जर्मनी यूनिफाइड क्यों हुई? क्योंकि एक देश प्रेम था उनमें, तभी वो एक हुए. बट यहाँ तक सब कुछ ठीक था कि अपने देश को प्यार करो, फ्रीडम के लिए फाइट करो, लाइक हाउ वी फॉट. बट फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म टुक वेरी नैरो फॉर्म इन यूरोप. इकोनॉमिक जेलसीज, कॉम्पिटिशंस, कॉलोनियलिज्म इन यूरोप इतना इंक्रीज हो चुका था दैट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ईच अदर बिगैन टू क्लैश. अब ये जेलेसी, कंपटीशन और ये सब इतना बढ़ चुका था यूरोप में कि यूरोपियन नेशंस क्लैश होने लगे. लीडिंग यूरोपियन कंट्रीज बिगैन टीचिंग एक्सट्रीम एंड डिस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म टू इट्स पीपल. अब ये जो स्ट्रॉन्ग और लीडिंग यूरोपियन कंट्रीज थी, वो अपने सिटीजन के दिमाग में डिस्ट्रक्शन डालने लगी, डिस्ट्रक्टिव नेशनलिस्टिक फीलिंग ऐड करने लगी. Love for one's country, hatred for other country was encouraged. As I told you before, खुद के देश को प्यार करो और उसके लिए एक फ्रीडम फाइट करो, इज फाइन. यहाँ तक नॉर्मल, गुड. बट अब ये फीलिंग डाल दो कि दूसरी कंट्री को हेट करो, ये गलत बात हुई. अब ये यूरोपियन कंट्रीज ये काम में लग गई. जर्मन चीफ केजर विलियम was the other originator of nationalism and colonialism. अब एक जर्मन चीफ था केजर विलियम, उसने भी बर्थ दिया टू नेशनलिज्म एंड कोलोनियलिज्म. ही वॉज ओवर एम्बिशियस, कुछ ज़्यादा ही एम्बिशियस था. देखो, एम्बिशियस होना अच्छा है, ओवर एम्बिशियस इज नेगेटिव. एंड ही बिलीव्ड इन वर्ल्ड लीडरशिप.
उसका तो एम्बिशन ये था, ओवर एम्बिशन, कि भाई मैं पूरे वर्ल्ड का लीडर बन जाऊं. ही बिलीव्ड इन इट. ही वॉन्टेड टू गेट थिंग्स डन अकॉर्डिंग टू हिज विल. वो सारी चीज़ें, सारे काम अपने विश के हिसाब से करवाना चाहता था, with the help of his huge military power, and the feeling of war spread across other countries. अब ये वॉर फीलिंग दूसरे कंट्रीज में पास होने लगी, as in Germany, and this also resulted in First World War. Now, role of newspapers. The newspapers of European countries aroused so much hatred among people with their mutual derogatory मतलब not proper, गलत, आधे अधूरे, dirty news, provocative, जो आग लगाए मतलब एक्चुअली जो तुम्हें उकसाए कुछ काम, गलत काम करने, exaggerated, बढ़ा चढ़ा के, false, that you know. तो अब यूरोपियन कंट्रीज के जो न्यूज़पेपर थे वो एक लोगों में हेट्रेड इंक्रीज करने लगे, हेट्रेड जगाने लगे कुछ ज़्यादा ही. तो कैसे? तो ये न्यूज़पेपर्स क्या लिखने लगे, क्या लोगों तक न्यूज़ फैलाने लगे थ्रू देयर राइटिंग्स? गलत न्यूज़, आधे अधूरे न्यूज़, बढ़ा चढ़ा के समझाने वाले सारे मैसेजेस, प्रोवोकेट करने वाले. तो ये सारे जो न्यूज़ थे, दे वर ऑल दिस फॉल्स राइटअप्स. तो हुआ ये कि ये पॉइजन स्पिट करने लगे. पॉइजन, वेनम मतलब पॉइजन. तो दे वर स्पिटिंग आउट पॉइजन against the enemy nation, that the rulers of the respective nation could not even make effort to establish peace and harmony. मतलब कि इतना पॉइजन फैल चुका था through these newspapers all over the world कि अब पीस, हार्मनी मेंटेन करना नामुमकिन हो चुका था. कितनी भी कोशिश करो, अब कोई एक नहीं होने वाला था. फिर एक आया 6th रीजन, फिलॉसफी अबाउट वॉर. द पॉलिसी ऑफ वॉर इज वेलफेयर टुक रूट इन यूरोप. अब देखो, सबके दिमाग में अलग अलग सोच पैदा करने लगे. वो यूरोप में एक ऐसी सोच लोगों के दिमाग में फिक्स होने लगी कि वॉर इज वेलफेयर, कि वॉर अगर होगी तो वो भलाई के लिए है. इट इज़ फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल. फिर जर्मन राइटर ट्रॉस्की पब्लिश द थॉट और मैक्सिम लाइक व्हाट, ओनली द माइटी डिजर्व्स टू लिव. अब ट्रॉस्की जो जर्मन राइटर था उसने अपनी कौन सी थॉट फैला दी? उनकी पॉलिसी थी कि जो शक्तिवान होगा, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा, दैट इज माइटी, ही ओनली हैज़ द राइट टू लिव ऑन द प्लैनेट. क्योंकि वो ही जीतेगा और वो ही जिंदा रहेगा इस प्लैनेट पे. और उसका और एक मैक्सिम था, वॉर अलोन इज द कंट्रीज नीड. आज कंट्री को किसकी ज़रूरत है? वॉर की. Now one more German writer, that is Nietzsche, he said कि वॉर तो बहुत ही रिलीजियस है, ये एक अच्छा काम है, इट इज़ अ सेक्रेड वर्क. अब हुआ ये प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया. सबसे पहला रीज़न तो काफ़ी थे, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 पीपल, राइट, दोनों को पता है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, दोनों एक दूसरे को हेट कर रहे हैं. बोथ आर जेलस ऑफ ईच अदर, बोथ आर द फियर ऑफ ईच अदर. सारी नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं उनमें. अब सब देख रहे हैं, आसपास वाले सबको पता है कि कभी ना कभी तो दोनों लड़ेंगे, ऐसे एक दूसरे में मुक्काबाजी होगी. ये आसपास के रहने वाले को पता था, लेकिन वो टाइम अभी नहीं आया था.
तो दोनों मन ही मन एक दूसरे से compete कर रहे हैं अपनी ताकत के दम पे. Now one day it happened कि शायद भूल से या कहीं गलत सोच से कुछ तो ऐसा हुआ कि ये जाते जाते यहाँ पे टच हो गया या इसने मार दिया इसे. कुछ भी रीज़न हो सकता है. ये जो लड़ाई हुई दोनों के बीच, जो सबको पता था कि ये तो एक दिन होना था, ये नहीं, दोस्ती नहीं, टकराना, दैट वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो सबसे इंस्टेंट रीज़न, यू नो, द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हिज वाइफ were murdered, assassinated, मतलब murdered, by being shot by a member of the Serbian terrorist organization Black Hand. अब हुआ ये कि ऑस्ट्रिया के जो प्रिंस थे और उसकी वाइफ वो मर्डर हो गए बाय वन ऑफ द सर्बियन टेररिस्ट. अब ऑस्ट्रिया ने ब्लेम किया सर्बिया को फॉर द इन्वॉल्वमेंट इन दिस एक्ट. अब ऑस्ट्रिया के राजा जो गए थे सर्बिया और वहीं पे उनका मर्डर हुआ, तो ऑस्ट्रिया के लोगों ने सर्बियन गवर्नमेंट को दोषी समझा कि भाई आपकी वजह से हुआ है, एंड गेव एन अल्टीमेटम टू हैंड ओवर द कल्प्रिट टू ऑस्ट्रिया विद इन 48 आवर्स. और सर्बिया की गवर्नमेंट को कह दिया कि भाई आपके जो कल्प्रिट है, जिन्होंने हमारे प्रिंस और उनकी वाइफ का मर्डर किया है, वो हमारे हाथ में 48 आवर्स में आप दे दो. सर्बिया ने डिक्लेयर किया दैट सॉरी वी डिडंट इवन नो अबाउट इट, हमें कुछ पता नहीं है इस ब्लैक हैंड के बारे में कि उन्होंने मर्डर किया एंड ऑल दैट. विदाउट लिसनिंग टू एनीथिंग फ्रॉम सर्बिया, ऑस्ट्रिया ने तो भाई वॉर डिक्लेयर कर दी सर्बिया पे. एंड दिस इज हाउ फर्स्ट World War had begun. So for today we stop over here and we continue in the next lecture. So thank you so much. Please keep on listening to this video, go through these words on the slides, and any doubt give me a call. Once again, thank you so much. Take care.